दोस्तों, मेरा नाम है अजय सिंह और स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल श्री एजुकेशन प्लेटफॉर्म में। दोस्तों, आज हमारा तत्वों के वर्गीकरण का 6 लेक्चर चलने वाला है बेटा, जिसमें हम पढ़ेंगे बेटा आयनाइजेशन एंथैल्पी के बारे में। तो सबसे पहले आयनाइजेशन एंथैल्पी यानी आयनन एंथैल्पी के बारे में समझते हैं कि आयनन एंथैल्पी क्या होती है। ठीक है दोस्तों, तो आयनन एंथैल्पी आप ये कह सकते हो कि किसी एलिमेंट से एक इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जो एंथैल्पी या जो हीट हम देंगे उसी को हम क्या कहते हैं बेटा, आयनाइजेशन एंथैल्पी कहते हैं। ध्यान से सुनना, किसी तत्व से एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जो एंथैल्पी या हीट हम जो देते हैं उसी को हम क्या कहते हैं बेटा, आयनाइजेशन क्या कहते हैं बेटा, एंथैल्पी कहते हैं। ठीक है भाई, यानी जो आपका क्या रहता है बेटा, जो आपका आयनन जो आपकी क्या रहती है, एंथैल्पी जो आपकी होती है आयनन एंथैल्पी। तो आयनन एंथैल्पी किसी तत्व से या एलिमेंट से एक इलेक्ट्रॉन या इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए दी जाने वाली एंथैल्पी यानी हीट को क्या कहा जाता है बेटा, आयनन एंथैल्पी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, आयनन एंथैल्पी कहा जाता है। और आयनन एंथैल्पी का सिंबल क्या होता है बेटा, डेल एच। ये क्या होता है बेटा, एच होता है। और डेल किसको रिप्रेजेंट करता है, चेंज इन आयनन एंथैल्पी। क्लियर है दोस्तों। तो किसी तत्व से, मान लो कोई तत्व हमारे पास एक्स है, इससे एक इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जो एंथैल्पी बेटा दी जाती है उस एंथैल्पी को हम कौन सी एंथैल्पी कहते हैं बेटा, आयनन एंथैल्पी कहते हैं। कौन सी एंथैल्पी कहते हैं, आयनन एंथैल्पी या आयनाइजेशन एंथैल्पी कहते हैं। क्लियर है, वापस सुन लेना। एक किसी तत्व से एक इलेक्ट्रॉन या इलेक्ट्रॉन्स रिमूव करने के लिए जो हीट हम देंगे वो हीट आपकी क्या कहलाती है बेटा, आयनाइजेशन एंथैल्पी कहलाती है। क्लियर है। और जब कोई एक इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो जो आपका क्या होगा, तत्व होगा, उस पर कौन सा चार्ज आ जाता है, पॉजिटिव चार्ज क्या हो जाता है, एक्वायर हो जाता है। यानी कौन सा चार्ज आ जाता है, पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। क्लियर है दोस्तों। ठीक है, फिर अब हम पढ़ते हैं कि अगर एक इलेक्ट्रॉन को निकाल रहा है तो प्राथमिक यानी प्राइमरी आयनाइजेशन एंथैल्पी, और अगर इसी से दूसरे इलेक्ट्रॉन्स को निकाल रहा है तो डेल एच कौन सी वाली आ जाएगी, सेकेंडरी आयनन एंथैल्पी। और एक्स पर कितने पॉजिटिव, 2 पॉजिटिव और इलेक्ट्रॉन्स रिमूव। इसी टाइप से तीसरे इलेक्ट्रॉन्स को निकालने के लिए जो आयनन एंथैल्पी हम यूज करेंगे वो होगी तृतीयक आयनन एंथैल्पी या टर्सरी आयनन एंथैल्पी। और एक इलेक्ट्रॉन यहां से रिमूव होकर इसमें अब टोटल कितने पॉजिटिव आयन आ गए हैं, 3 पॉजिटिव आयन है। क्लियर है दोस्तों। तो अब क्वेश्चंस में ये पूछ रहा हूं बेटा आपसे कि प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी आयनन एंथैल्पी में से कौन सी एंथैल्पी ज्यादा रिक्वायर्ड होगी। तो ध्यान से सुन लेना। मान लो आपके किसी पे लोन है या आप किसी से मान लो 10,000 ले रहे हैं। ठीक है, आप किसी से पहली बार क्या ले रहे हैं, 10,000 या आप रुपए ले रहे हैं, तो वो आसानी से, यानी आपका दोस्त जिससे भी आप ले रहे हैं वो दोस्त आपका आसानी से आपको क्या दे देता है, कर्ज या लोन दे देता है। लेकिन आप अगले दिन मतलब वापस जाएं, वापस 10,000 लें, तीसरी बार वापस जाएं फिर 10,000 दें ले, तो आप क्या देख रहे हो कि सर जब पहले दिन, याद रखना, जब पहले दिन आपने उधार लिया था उस दिन आपने कम हीट यानी कम ऊर्जा खर्च की और आपके दोस्त ने आपको आसानी से क्या कर दिया बेटा, पैसे दे दिए। क्लियर है। फिर आप सेकेंड दिन जा रहे हो, फिर वापस पैसे लोन ले रहे हो या उधार ले रहे हो, तो क्या आपका दोस्त आसानी से आपको पैसे देगा, नहीं देगा। यानी पहले दिन जितनी ऊर्जा या हीट आपने यूज की उसकी कंपेयर में सेकेंड डे आपको क्या करना पड़ेगा बेटा, ज्यादा एनर्जी लगानी पड़ेगी। मान लो दूसरे दिन भी आपने बहुत ज्यादा हीट यानी बहुत ज्यादा रिक्वेस्ट की और आपको आपके दोस्त ने क्या दे दिए, पैसे दे दिए। फिर वही कंडीशन तीसरे दिन आप वापस गए, फिर से अपने दोस्त से क्या मांगे, पैसे मांगे, तो तीसरे दिन आपका दोस्त बिल्कुल भी आपको क्या नहीं देगा बेटा, पैसे नहीं देगा। और अगर देगा भी तो आपको बहुत ज्यादा एनर्जी का क्या करना पड़ेगा, लॉस करना पड़ेगा। तो इसके केस में यानी एलिमेंट्स यानी तत्वों के केस में भी ऐसे ही होता है। पहला इलेक्ट्रॉन हर कोई क्या कर देता है, आसानी से दे देता है।
दूसरा इलेक्ट्रॉन आसानी से नहीं देता है और तीसरा इलेक्ट्रॉन बिल्कुल भी आसानी से नहीं देता है। तो इसका मतलब हुआ कि टर्सरी आयनाइजेशन एंथैल्पी, टर्सरी आयनाइजेशन एंथैल्पी सबसे ज्यादा होती है, फिर सेकेंडरी, और फिर आपकी कौन सी वाली, प्राइमरी आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या होती है, कम होती है। ठीक है, मतलब कोई भी एलिमेंट अपना पहला इलेक्ट्रॉन आसानी से डोनेट कर देता है, लेकिन दूसरा और तीसरा इलेक्ट्रॉन आसानी से क्या नहीं करता है, डोनेट नहीं करता है। तो आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। क्लियर है? कुछ इसमें अपवाद भी है, किसी के लिए कम होता है, किसी के लिए ज्यादा होता है। तो वो अपवाद जो होता है बेटा, वो स्थायित्व या स्टेबिलिटी के कारण आ जाता है। किसके कारण आ जाता है, स्टेबिलिटी के कारण आ जाता है। ठीक है भाई, ध्यान से सुनना। आयनन एंथैल्पी में अगर कुछ क्या आ जाते हैं, बहुत सारे एलिमेंट्स के केस में चेंजेस आ जाते हैं, कम होना चाहिए था ज्यादा होता है, ज्यादा होना चाहिए था कम होता है। तो वो जो चेंज आते हैं वो किसके कारण आता है बेटा, स्टेबिलिटी के कारण आता है। किसके कारण आता है बेटा, स्टेबिलिटी के कारण आता है। अब हम पढ़ेंगे बेटा आयनाइजेशन एंथैल्पी पर कौन कौन से ऐसे कारक हैं, कौन कौन से ऐसे फैक्टर है जिनका आयनन एंथैल्पी या आयनाइजेशन एंथैल्पी पर सबसे ज्यादा क्या पड़ता है, इफेक्ट पड़ता है। तो आयनाइजेशन एंथैल्पी पर जो सबसे ज्यादा अगर इफेक्ट की बात करते हैं तो सबसे ज्यादा इफेक्ट पड़ता है बेटा इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज यानी प्रभावी नाभिकीय आवेश, ये इसको आप क्या बोल सकते हो, जेड इफेक्ट। किसका इफेक्ट है, जेड इफेक्ट। ध्यान से सुनना दोस्तों, पहले तो ये देखते हैं कि सर जेड इफेक्ट क्या होता है। वैसे मैंने प्रीवियस वीडियो में आपको बता दिया था, लेकिन वापस सुन लेना। एक होता है बेटा हमारे पास जेड इफेक्ट, क्लियर है, और एक होता है बेटा हमारे पास आवरण प्रभाव। कौन सा प्रभाव, आवरण प्रभाव। कौन सा प्रभाव, आवरण प्रभाव, या इसी को कहा जाता है बेटा परिरक्षण या सील्डिंग इफेक्ट। सील्डिंग इफेक्ट भी इसी को कहते हैं और स्क्रीनिंग इफेक्ट भी इसी को ही कहते हैं। प्रभावी नाभिकीय आवेश और आवरण प्रभाव एक दूसरे के क्या रहते हैं, अपोजिट रहते हैं। ये भी याद रखना कि सर जो जेड इफेक्ट होता है और जो आपका क्या होता है बेटा, आपका आवरण प्रभाव होता है, यानी जो आपका जेड इफेक्ट, स्क्रीनिंग इफेक्ट या सील्डिंग जो आपका इफेक्ट होता है, वो एक दूसरे के क्या होते हैं बेटा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। क्या होते हैं, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। मतलब अगर जेड इफेक्ट किसी का ज्यादा है तो उसका स्क्रीनिंग इफेक्ट या सील्डिंग इफेक्ट क्या होगा, कम होगा। क्लियर है? तो अब जान लेते हैं कि प्रभावी नाभिकीय आवेश या जेड इफेक्ट क्या होता है। ध्यान से सुनना। देखो हमें पता है सर, सेंटर में न्यूक्लियस होता है और उसके सराउंडिंग में इलेक्ट्रॉन एक फिक्स सर्कुलर, फिक्स तो किसने कहा था, बोर में, लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो क्या है, सेंटर में न्यूक्लियस है और उसके सराउंडिंग में इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, मूव करते हैं। क्या करते हैं, मूव करते हैं। मान लो वैलेंस या संयोजी इलेक्ट्रॉन यहां पर है। संयोजी इलेक्ट्रॉन कहां पर है, यहां पर है। तो संयोजी इलेक्ट्रॉन और नाभिक के बीच में, संयोजी इलेक्ट्रॉन और नाभिक के बीच में जो आकर्षण है, अट्रैक्शन जो है, जो क्या है, आकर्षण जो है, जो क्या है, आकर्षण यानी अट्रैक्शन जो है, उसी को हम क्या कहते हैं बेटा, जेड इफेक्ट कहते हैं। ध्यान से सुनना। अंतिम इलेक्ट्रॉन, किसी परमाणु का अंतिम इलेक्ट्रॉन और नाभिक के बीच में जो आकर्षण होता है उसी को हम क्या कहते हैं बेटा, जेड इफेक्ट कहते हैं। क्लियर है दोस्तों? ठीक है, तो अब ध्यान से सुनो सर, जेड इफेक्ट का किस पर, आयनाइजेशन एंथैल्पी पर क्या प्रभाव पड़ेगा। ध्यान से सुनना। जेड इफेक्ट का मतलब होता है आकर्षण। तो अगर किसी में आकर्षण ज्यादा है तो क्या वो अपने इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा, नहीं सर। अगर आकर्षण ज्यादा है यानी अंतिम इलेक्ट्रॉन और इस नाभिक यानी न्यूक्लियस के बीच में आकर्षण ज्यादा है, तो ये नाभिक यानी ये न्यूक्लियस चाहेगा कि इस इलेक्ट्रॉन को यहां से क्या ना कर पाए, छोड़ ना पाए। क्लियर है? तो अगर आप जितना ज्यादा क्या होगा बेटा, जेड इफेक्ट होगा, तो जेड इफेक्ट होगा तो कोई भी तत्व
आसानी से क्या नहीं करेगा, इलेक्ट्रॉन्स को नहीं देगा। आसानी से इलेक्ट्रॉन्स को अगर नहीं देगा तो आप ये कह सकते हो कि भी क्या हो जाती है बेटा, इंक्रीज हो जाती है। ध्यान से सुनना, अगर किसी का जेड इफेक्ट ज्यादा है यानी इलेक्ट्रॉन और नाभिक के बीच में आकर्षण क्या है, ज्यादा है, और आकर्षण अगर ज्यादा है तो वो नाभिक चाहेगा उस इलेक्ट्रॉन को क्या ना कर पाए, डोनेट ना कर पाए या बाहर ना जा पाए इलेक्ट्रॉन। अगर इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं जा पाएगा तो हमें उस इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए एंथैल्पी यानी कौन सी एंथैल्पी, आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या करनी पड़ती है, बढ़ानी पड़ती है। क्लियर है भाई, आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या करनी पड़ती है, बढ़ानी पड़ती है। तो जिसका जेड इफेक्ट जितना ज्यादा होगा उसके लिए डेल एच उतना ही क्या होता है, ज्यादा होता है। सबसे ज्यादा डेल एच की वैल्यू किस ग्रुप के लिए रहती है बेटा, 17 ग्रुप के लिए, जिसको हम कहते हैं बेटा हैलोजन, हैलोजन एलिमेंट। कौन सा कहते हैं, हैलोजन एलिमेंट। इनका जेड इफेक्ट भी क्या होता है, बहुत ज्यादा उच्च होता है बेटा, हाई होता है, और डेल एच की वैल्यू भी क्या रहती है बेटा, बहुत ज्यादा हाई रहती है। अब परीक्षण प्रभाव पढ़ लेते हैं दोस्तों। परीक्षण प्रभाव क्या होता है बेटा, ध्यान से सुनना। इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच में तो अट्रैक्शन होता है, हमने पढ़ लिया जेड इफेक्ट, लेकिन इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच में अट्रैक्शन के साथ साथ इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन के बीच में क्या पाया जाता है बेटा, यहां पर क्या पाया जाता है, प्रतिकर्षण पाया जाता है। और इसी प्रतिकर्षण को हम क्या कहते हैं बेटा, आवरण या क्या कहते हैं, परिरक्षण प्रभाव कहते हैं। क्या कहते हैं, आवरण या परिरक्षण प्रभाव कहते हैं। क्लियर है भाई, मतलब इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के बीच में क्या पाया जाएगा, रिपल्सन, प्रतिकर्षण पाया जाएगा, जिसके कारण क्या होगा, सोचो, जिसके कारण क्या होगा सर, न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच की जो डिस्टेंस है या जो रेडियस है वो थोड़ा सा क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। यानी न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच में प्रतिकर्षण बढ़ जाता है और आकर्षण क्या हो जाता है, कम हो जाता है। यानी बढ़ेगा क्या, रिपल्सन, और घटेगा क्या, अट्रैक्शन। अगर रिपल्सन बढ़ रहा है तो ये एलिमेंट आसानी से इजीली अपने इलेक्ट्रॉन को क्या कर देगा, डोनेट कर देगा। प्रतिकर्षण बढ़ रहा है यानी आवरण प्रभाव क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो आवरण प्रभाव अगर बढ़ रहा है तो हमें पता है सर कि यहां पर डेल एच की वैल्यू क्या हो जाएगी सर, डिक्रीज हो जाएगी। यानी एक दूसरे के क्या रहते हैं बेटा, इनवर्सली क्या रहते हैं, प्रोपोर्शनल रहते हैं। ध्यान से सुनना, अगर इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच की डिस्टेंस बढ़ रही है तो सर इलेक्ट्रॉन आसानी से इजिली वहां से क्या किया जा सकता है, रिमूव किया जा सकता है। और इजिली रिमूव किया जा सकता है तो उसे निकालने के लिए हमें कम एनर्जी या कम एंथैल्पी की क्या पड़ती है, रिक्वायर्ड पड़ती है। क्लियर है भाई, पॉइंट समझ में आ गया, ठीक है। अब तीसरा पॉइंट, ये फर्स्ट पॉइंट था फैक्टर में, ये सेकंड पॉइंट था फैक्टर में, और सी पॉइंट जो फैक्टर है जो किस पर इफेक्ट दिखा रहे हैं, आपके आयनाइजेशन एंथैल्पी पर। थर्ड है हमारे पास अर्ध व पूर्ण पूरित यानी हाफ एंड फुल फील्ड स्टेबिलिटी, स्थायित्व। क्लियर भाई, हाफ फील्ड और फुल फील्ड स्टेबिलिटी का मतलब क्या है कि जिसमें इलेक्ट्रॉन हाफ फिल होते हैं, मान लो ये आपके पी में 3 इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड हैं और इसी पी में 6 इलेक्ट्रॉन आपके क्या है बेटा, पेयर हैं। क्या है, पेयर है। तो अगर कहीं पर अर्ध व पूर्ण पूरित स्थायित्व आ रहा है यानी फुल एंड हाफ फील्ड स्टेबिलिटी आ रही है तो बेटा उस केस में डेल एच की वैल्यू क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। मतलब जितना ज्यादा स्थायित्व यानी जितना ज्यादा स्थायित्व उतना ही ज्यादा उसके लिए हमें क्या यूज करना पड़ेगा बेटा, एंथैल्पी का यूज करना पड़ेगा। सिंपल है, अगर कोई स्थायी तत्व है या स्थायी एलिमेंट है वो अपने इलेक्ट्रॉनों को आसानी से क्या नहीं करेगा, डोनेट नहीं करेगा। आसानी से डोनेट नहीं करेगा तो उससे इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए हमें एंथैल्पी, और कौन सी एंथैल्पी, आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या करनी पड़ती है बेटा, बढ़ानी पड़ती है। आई होप आप सभी को हमारा ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है बेटा तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना श्री एजुकेशन प्लेटफॉर्म चैनल को। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।